नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पंथ पिटारा में। और आज हम बात करने वाले हैं EDLI स्कीम के बारे में। दोस्तों, हाल ही में सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत EDLI की बीमा राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं बात करूंगी इसी स्कीम के बारे में कि ये EDLI स्कीम आखिर होती क्या है और कौन कौन इसको लेने के लिए एलिजिबल हैं, किस तरह से इसको क्लेम किया जा सकता है, कौन लोग इसको क्लेम कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले EDLI स्कीम होती क्या है। EDLI दैट इज एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक लिंक्ड इंश्योरेंस है जो कि हमें PF के साथ एज एन एडेड बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अपने सभी खाता धारकों को एज एन एडेड बेनिफिट ये बीमा दिया जाता है। इसमें कौन कौन कवर होते हैं? तो जो भी लोग PF के खाता धारक हैं वो सभी लोग इस बीमा में कवर्ड होते हैं। दोस्तों, जो हमारा EPF का कंट्रीब्यूशन होता है वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 स्कीम के तहत डिवाइड होता है। हम कह सकते हैं पहला EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा EPS दैट इज एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और तीसरा EDLI दैट इज एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो जो EPF होता है उसमें हमारी जो सैलरी से डिडक्शन किया जाता है PF वेजेस से 12%, वो इसी EPF खाते में जमा होता है। और इसके साथ ही आप लोग जानते हैं एम्प्लॉयर का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होता है। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया जाता है, 3.67% और 8.33%। 3.67% को इसी EPF खाते में जमा किया जाता है और बचे हुए 8.33% को EPS पेंशन स्कीम के तहत जमा किया जाता है। अब आता है EDLI। तो दोस्तों, EDLI की राशि को, प्रीमियम राशि को आपका एम्प्लॉयर देता है। EDLI का कंट्रीब्यूशन रेट होता है 0.5% ऑफ PF वेजेस और इसकी सीलिंग लिमिट होती है 75 रुपीज़। PF सीलिंग लिमिट है क्योंकि 15,000 रुपीज़। ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही डिपॉजिट कराता है, मतलब कि इसमें प्रीमियम आपको नहीं देना होता, ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एम्प्लॉयर की होती है। तो अब जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया, जो भी लोग PF के खाता धारक हैं वो सभी इस बीमा में कवर्ड होते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ डेथ तक कंप्लीट कवरेज मिलता है इसमें, चाहे डेथ एक्सीडेंट के कारण हुई हो या फिर किसी बीमारी की वजह से हुई हो। जो भी इसका नॉमिनी होगा इस खाते में वो उसको ये राशि PF के नॉमिनी को, PF खाते का जो भी नॉमिनी होगा उसको ये राशि मिलेगी। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि एम्प्लॉयर चाहे तो EDLI स्कीम के से एग्जेम्पशन भी ले सकता है, यानी कि वेव भी कर सकता है इस कंट्रीब्यूशन को, पर वो उसी सूरत में कर सकता है जब उससे बेहतर एक इंश्योरेंस में आप अपने एम्प्लॉय को कवर करते हैं। उस केस में ही आप लोग इससे एग्जेम्पशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये कंट्रीब्यूशन कंपलसरी है। इसके अलावा HR और कंसल्टेंट्स यहाँ पे ध्यान दें कि ये ज़रूरी नहीं है कि EDLI की राशि को प्राप्त करने के लिए कम से कम 12 महीने सर्विस किया जाना आवश्यक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 12 महीने से कम आपके एम्प्लॉय ने काम किया होगा तो उसको बेनिफिट बहुत कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू 12 मंथ्स। बट ऐसा नहीं है कि आप कंसीडर ही ना करें, आप कंसीडर ज़रूर करें इन केसेस को भी। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि EDLI की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है डेथ क्लेम केस में। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया, अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट आए हैं EDLI में, जिसमें 6 लाख से बढ़ाकर इसको 7 लाख का कर दिया गया है बीमा राशि को। तो इसकी कैलकुलेशन में भी, फॉर्मूले में भी चेंजेस आए हैं। जो पुराना फॉर्मूला हुआ करता था उसमें
टाइम्स ऑफ पीएफ वेजेस हम लोग लेते थे। अब नए फॉर्मूले में 35 टाइम्स ऑफ पीएफ वेजेस लेते हैं, प्लस 50% ऑफ पीएफ बैलेंस लिया जाता है। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले जो लिमिट थी वो 4.25 तक थी मैक्सिमम, जो एवरेज बैलेंस एवरेज सैलरी ले सकते थे, वो 30 टाइम्स लेने पर भी मैक्सिमम आप 4.25 ले सकते थे, जिसको अब बढ़ाकर 5.25 लाख तक कर दिया गया है। मतलब कि सीलिंग लिमिट हो गई है 15,000 रुपीज़। तो 15,000 का 35 टाइम्स हम लोग लेंगे, 15,000 इंटू 35। और इसमें जो आपका वेजेस लेते थे, एवरेज बैलेंस जो लेते थे अप टू 50% ऑफ द एवरेज बैलेंस, उसको भी सीलिंग लिमिट पहले 1.50 थी, जिसको बढ़ाकर 1.75 लाख कर दिया गया है। तो इस प्रकार टोटल होता है हमारा 5.25 लैक्स प्लस 1.75 लैक्स, दैट इज 7 लाख रुपीज़। अब सवाल उठता है कि ईडीएलआई को क्लेम कौन कर सकता है। तो सबसे पहले आता है नॉमिनी। जो भी पीएफ में आपका नॉमिनी है वो ईडीएलआई को क्लेम कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पीएफ का नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया हो, फॉर्म 2। अगर आपने नहीं भरा है तो आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन मोड से भी आप भर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो आपका लीगल हेयर इसको क्लेम कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल आ जाती है प्रूफ करने में, और स्पेशली अगर लीगल हेयर अगर अनमैरिड है तो बहुत इश्यूज आते हैं। इसके साथ ही अगर लीगल हेयर माइनर है तो उसका गार्जियन भी क्लेम कर सकता है। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यूएएन नंबर को अपना हमेशा अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे क्लेम लेने में आसानी होती है। दोस्तों अब समझते हैं कि ईडीएलआई को क्लेम किस तरह से किया जाएगा। तो इसको क्लेम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ऑनलाइन वो लोग भर सकते हैं जिन्होंने अपना पीएफ नॉमिनेशन भरा हो अच्छी प्रकार से, कोई उसमें कमी ना हो, तो वो लोग उसके क्लेमेंट्स ऑनलाइन जाकर भी इसको भर सकते हैं। इसके लिए उनको जाना है यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में, लॉगिन करना है, जो कि पीएफ का मेंबर्स के लिए पेज है। यहाँ पे आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जाएंगे, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लॉगिन के ठीक नीचे आपको दिखेगा ये डेथ क्लेम बाय बेनिफिशियरी, तो इसको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म आ जाएगा, ये देखिए स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको पूरी अच्छी तरह से भरनी है। इसके साथ ही आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छी तरह से भरकर अपलोड करने होंगे और इसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है ऑनलाइन मोड। अब बात करते हैं ऑफलाइन मोड में। तो दोस्तों ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट्स यही सब चाहिए होंगे आपका, जिसमें फॉर्म 5IF जो होगा वो आपका एम्प्लॉयर भरेगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉय और बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर जो क्लेम कर रहा है, और उसका आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए होगा। आप मेरी स्क्रीन पर भी लिस्ट देख सकते हैं। ये सारी लिस्ट आपको देखनी है और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने हैं। इसके बाद इनको अच्छी तरह से सेल्फ अटेस्ट करना है और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। अब एम्प्लॉयर यहाँ पे काउंटर साइन करेगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा और उसके बाद इसको EPFO में जमा करा देगा। दोस्तों अब इस टॉपिक में मैं एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी। स्पेशली HRs हमारे यहाँ पे ध्यान दें कि जब भी आप लोगों के पास कोई EDLI का डेथ क्लेम आता है ऑनलाइन मोड में, तो आपको अप्रूवल के टाइम पे दो ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। दो ऑप्शन होते हैं, डेथ इन सर्विस और डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? डेथ इन सर्विस का मतलब है किसी एम्प्लॉय की जब डेथ ऑन ड्यूटी होती है तो उस एम्प्लॉय के केस में आपको डेथ इन सर्विस क्लिक करना है, और यदि किसी एम्प्लॉय की ऑफ ड्यूटी में डेथ होती है तो उसमें आपको डेथ अवे फ्रॉम सर्विस सेलेक्ट करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है हमें
कि कई बार किसी केस में ऐसा भी होता है, काफ़ी मैंने एम्प्लॉयज़ में भी देखा है, अपनी एक्स कंपनीज़ में भी देखा है कि हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं EDLI के केस में। जैसे कि सपोज़ किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है और वो 2 महीने तक के लिए बेड रेस्ट पे चला जाता है और 2 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो जनरली जो लॉन्ग लीव पे चले जाते हैं लोग, उनको हम लोग जो दिन लास्ट होता है उनका उस प्रेजेंट का, उसी को हम लोग लास्ट वर्किंग डे मानकर EPF से हटा देते हैं। तो दोस्तों EDLI क्लेम के केसेस में आप ऐसा ना करें। पर्टिकुलरली किसी एम्प्लॉय का यदि एक्सीडेंट हुआ है, मेजर एक्सीडेंट, और वो बेड रेस्ट पे छुट्टियों पर है 2-3 महीने के लिए, या फिर किसी गंभीर बीमारी या सर्जरी की वजह से वो बेड रेस्ट पे है, तो उस केसेस में आप लोग उसको नील का चालान भरें बट एग्जिट ना शो करें, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो जाती है तो EDLI का क्लेम उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप पहले ही उसको उसके लास्ट वर्किंग डे पे एग्जिट दिखा चुके होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसमें आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। आप नील की पेमेंट, नील का चालान भर कर आप उसको सिस्टम में शो कर सकते हैं, पेरोल में दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। एट लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं एम्प्लॉयज़ को देना चाहूँगी कि ये जो EDLI की जानकारी है वो अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं और उनको अपना UN नंबर शेयर करके दें, और चाहें तो आप इस वीडियो को भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पूरा प्रोसेस हो। कभी इमरजेंसी में क्लेम करना भी पड़े तो वो सारे प्रोसेस से वाकिफ़ हों। और इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप PF नॉमिनेशन फॉर्म भरें तो उसमें बेनिफिशियरी की डिटेल सभी पूरा फॉर्म बहुत अच्छे से कंप्लीट भरें, कोई चीज़ छोड़े ना उसमें, ताकि क्लेम करने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि ये जानकारी देने में मैं सफल हो पाई हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें इसी तरह के कुछ और यूज़फुल कंटेंट्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।